अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की रिटायरमेंट में तकरीबन 2 माह बाकी रह गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक नोटिफिकेशन नए चीफ जस्टिस का नहीं किया। नए चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम है, लेकिन गवर्नमेंट की इंटेंशन पे अगर हम जाएं तो वो यही है कि किसी ना किसी तरह से वो काजी फैज ईसा साहब को एक्सटेंशन दे दे गवर्नमेंट। और सिंस इस पे ऊपर काफ़ी डिबेट चल रही है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने अपना माइंड पब्लिक नहीं किया कि क्या वाकई ही वो एक्सटेंशन देने चाह रहे हैं। इससे पहले ये थी शुनीत कि अगर गवर्नमेंट के पास 2/3 अक्सरियत हो जाती सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से कि रिजर्व सीट्स पीएमएल नून पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में ही रहनी है, इन दैट केस जो है गवर्नमेंट इस पोजीशन में होती कि 2/3 अक्सरियत से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ले आती और काजी फैज ईसा साहब को आराम से एक्सटेंशन दे देती। लेकिन जब से 13 रुकनी बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, वर्डिक्ट दिया है इन द फेवर ऑफ द पीटीआई कि पीटीआई एक पार्लियामानी पार्टी है, इसे पार्लियामेंट में होना चाहिए अपने नाम के साथ, ना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम को वो यूज़ करे और ये रिजर्व सीट उसी में ही डिस्ट्रीब्यूट हों। उसके बाद से गवर्नमेंट के लीगल ब्रेन बैठे हैं और यू नेवर नो कि किसी एक दिन वो पटारी से कोई ऐसी लेजिस्लेशन ले आए जो अभी जस्ट लाइक उन्होंने अभी प्रीवियसली की है, जिससे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 13 मेंबर का जो डिसीजन था उसको काइंड ऑफ अनडू कर दिया है। और आगे चल के पीटीआई जो है सुप्रीम कोर्ट में गई है कि इस लेजिस्लेशन को जो है वो स्क्रैप किया जाए, इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे मरीम नवाज़ के इम्पोर्टेंट कैबिनेट मेंबर शेर अली गोरशानी। इनकी वीडियो वायरल हुई है जिसमें वे बात कर रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्टर से, उसको कोई मल्टीपल टाइम ही सेड टू हिम सर कि हम आपका जो है जो बिडिंग का प्रोसेस है उसको इंश्योर करेंगे कि आपको ही ये कॉन्ट्रैक्ट जाए और सारे प्रोसेस को समहाउ मैनिपुलेट करेंगे, बाईपास करेंगे टू मेक श्योर कि यू गेट द कॉन्ट्रैक्ट और आप ही पैसा बनाएं सारा। इसके ऊपर मरीम नवाज़ साहबा ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है 5 मेंबर और फाइनेंस मिनिस्टर मुश्तबा शजाउर रहमान को इसका इन्होंने हेड बनाया है। लेकिन मुश्तबा शजाउर रहमान साहब से बात हुई है, वो कहते हैं जी कि मुझे तो अभी तक किसी ने इस तरह का कोई नहीं कहा कि ये एलिगेशन है और ये आपने प्रोब करना है। तो क्या आई वॉश है फ्रॉम द मरीम नवाज़ मीडिया टीम और फ्रॉम हर सेल्फ कि चूँकि इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ हर कैबिनेट कॉट रेड हैंडेड ऑन कैमरा, तो उसके बाद इस मैटर को वो हर्शअप कर रहे हैं। और आखिर में हम बात करेंगे, इमरान खान ने कहा है कि ये गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम 2 महीने हैं, तो क्या कोई ये उनकी प्रेडिक्शन है या कि बेस्ड ऑन सम sort of information supplied to him by someone, by his sources and so on so forth। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है सीनियर लॉयर हैं रबिया बाजवा साहबा। रबिया साहबा, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। जी जी, जैसा आपने इसमें इंट्रो में सुना भी होगा जी कि मंसूर अली शाह साहब का जो है नोटिफिकेशन फॉर नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो नहीं हो रहा या गवर्नमेंट ने अभी नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट का माइंड कुछ ऐसा हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करने जा रही है, जो जिसे कह लें कि वी आर रीडिंग द होल सिनेरियो। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर करूंगी कि आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले जो लॉ मिनिस्टर थे, फेडरल लॉ मिनिस्टर, उन्होंने एक जगह पे ये बात की थी, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी कि ये सोचा जा रहा है कि जजेस की जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया जाए। तो उसका मतलब यही था जो जिसके ऊपर हर जगह पर बात भी हुई। मैं समझती हूँ कि अगर कोई इस तरह की एफर्ट की जाती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो अब अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं आईनी और कानूनी तौर पे, उनकी जगह जस्टिस फायद ईसा साहब को या किसी और की एक्सटेंशन की या उनको बाईपास की जस्टिस मंसूर अली शाह को बाईपास करने की कोई एफर्ट होती है तो वो बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी देखते हैं, अभी तो कुछ वक्त है, लेकिन ये दुरुस्त है कि माजी में फायद ईसा का जो नोटिफिकेशन था वो पहले कर दिया गया था, और ये भी बात दुरुस्त है, ये जो तासुर कायम हुआ है कि जस्टिस फायद ईसा जो हैं उनकी इंक्लिनेशन है नून लीग की तरफ, और बहुत सारे ऐसे फैसले हैं और बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जिनसे ये तासुर को मजबूती मिली है, तकवीत मिली है। तो मैं ये समझती हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ी नाकामी है
वो जस्टिस फायद ईसा की है, क्योंकि उन्होंने हमेशा बात जमहूरियत की, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, और माजी में उनके लिए वकला तंजीमों ने भी उनका साथ दिया जब उन्होंने ये कहा था कि उनको उनके खिलाफ रेफरेंस जो फाइल हुआ है, आपको याद होगा माजी में जब उनकी जजमेंट आई थी धरना केस में, तो ये कहा जाता था और ये तासुर बना था कि वो जो फैसला एस्टैब्लिशमेंट ने जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ किया, उस वक्त आपने देखा कि पाकिस्तान की तमाम जमहूरी कुव्वतें जिसमें वकला तंजीमें थी उन्होंने जस्टिस फायद ईसा का साथ दिया था। जी जी, उस वक्त उनकी इज्जत भी बहुत बड़ी थी और बहुत ज्यादा इज्जत थी, अगर इसमें कोई आउट ऑफ प्लेस नहीं होगा। ये बिल्कुल मैं यही कह रही थी, हमें बड़ी तवक्कुआत थी, लेकिन बहुत मायूसी है जस्टिस फायद ईसा की तरफ से पूरे पाकिस्तान के अंदर, और वो अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां जो है वो मुनासिब तरीके से अदा नहीं कर सके। और देखिए अब आगे क्या होता है, ये आइन के दायरे में रहते हैं तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं होगा। लेकिन वो जो एक पार्टी बनने का टैग उन पे लगा, या एक पूरा इंप्रेशन बन गया, उन्होंने वो उस टैग को अनटैग करने की कोई एफर्ट भी नहीं की किसी भी जगह पे भी। ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बल्कि उन्होंने तो इस तासुर को मजबूत किया। जब वो आए थे तो ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, खासतौर पर जो सियासी वर्कर्स के साथ सलूक हो रहा है, सियासी क्यादत के साथ सलूक हो रहा है, तो वो उसमें अपना जो आईनी किरदार है वो अदा करेंगे। लेकिन उधर हमें बड़ी मायूसी हुई। खवातीन आपके सामने है जो जेलों में गई, उन्होंने खुद एक वक्त देखा था जब उनकी अहलिया उनके साथ एक मतलब गलत केस के अंदर उसको किस तरह उन्होंने फेस किया था। तो वही स्टैब्लिशमेंट जो थी वो आज पाकिस्तान की आम खवातीन और वर्कर खवातीन के खिलाफ जो इकदाम कर रही थी, उसमें जस्टिस फायद ईसा का आईनी जिम्मेदारी थी कि वो बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इन इकदाम के खिलाफ अपना जो है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करते। लेकिन उनकी वजह से पाकिस्तान के ना सिर्फ ये कि मायूसी हुई है, बल्कि पाकिस्तान का जो क्राइसिस है वो भी बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। तो इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी मैं समझती हूँ कि उनके ऊपर जाती है। और जिस तरह देखें कि ये जो आपकी पीएमएल नून की गवर्नमेंट है, इनको लगता है कि इनकी लाइफ लाइन, काजी फैज ईसा साहब इनकी लाइफ लाइन है, ये चले गए इनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी आगे चल के। जो ऑलरेडी एक रिग्ड इलेक्शन था फरवरी 8 का, सभी तरफ यही गूंज है कि अगर उसको ओपन किया गया तो ये शायद गवर्नमेंट बच भी ना पाए। और इसी के तनाजुर में इमरान खान का भी कमेंट है कि 2 माह के बाद ये गवर्नमेंट नहीं होगी। जी, बस ये क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नमेंट अपनी पटारी से कुछ ना कुछ निकालने के मूड में नजर आ रही है? वो जाने नहीं देते काजी साहब को वैसे कि आराम से आप रिटायर हो जाएं, वो कोशिश करेंगे रिटेन करें, उन्हीं की मदद से वो आगे वो चल पाएंगे। पीएमएल की गवर्नमेंट देखिए, अब जो गवर्नमेंट क्या चाहती है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, कामयाबी तो तब होती है कि जब गवर्नमेंट इन तमाम जो वो कुछ कर रही थी उसकी दिन ब दिन वो मजबूत होती है। आपने देखा कि गवर्नमेंट के लिए एक एक घंटा गुजारना मुश्किल है, तो वो ये भी करके देख लें, ऐसा हो नहीं सकता। और इतने आराम से जो ये समझ रहे हैं कि इस तरह इक़्तिदार पे काबिज रह के लूट मार करेंगे ये सब मिलके, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, जो मिलिट्री एलीट है, ये लोग मिलके, तो इस तरह मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जस्टिस फायद ईसा जो है उन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया है, और मैं ये समझती हूँ कि अभी भी उनको चाहिए कि जाते जाते वो इस तरह पाकिस्तान की जो तबाही है उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी अपने कंधों पे ना डालें, और इज्जत से अभी भी टाइम है कि वो अपने जो टेन्योर के एंड में अपने घर को जाएं। जी, वो तो जिसे कह लें कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगी, इसका होप ही कर सकते हैं। इसमें कमेंट कर दीजिएगा कि आप क्या देख रही हैं कि जो लेजिस्लेशन हुई है, कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन रिजर्व सीट के ऊपर पार्लियामेंट ने किया है, तो पीटीआई तो चली गई कोर्ट में कि जी ये इसको सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है बेसिकली ये इसके अगेंस्ट लेजिस्लेशन है। आपको इसका फेट क्या नजर आ रहा है जब ये पिटीशन टेकअप होगी? अगर आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल टचस्टोन के ऊपर देखें, असूलों के ऊपर, कवानीन पे देखें, तो ये 1 मिनट के लिए भी सस्टेन नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, हर अदारे के पास अपने इख्तियारात हैं। मैं समझती हूँ कि इस तरह की लेजिस्लेशन के जरिए ये सुप्रीम कोर्ट जो है उसको रिडंडेंट कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले को अगर इस तरह करने लगेंगे तो फिर आइंदा भी कोई गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला नहीं देगी सुप्रीम कोर्ट, मतलब दिया ही नहीं जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट बेशक देगी भी, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा। तो ये किस तरह हो सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इस तरह एक बार बयानती पर मबनी लेजिस्लेशन के जरिए खत्म कर दें? इस तरह तो पार्लिमानी आमरीत जो है उसका जो तासुर बनता जा रहा है वही हमें नजर आता है कि ये पार्लिमानी आमरीत होगी, इसका जमहूरी निजाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और तीसरी बात यह है कि देखिए, जब हम कवानीन की बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा बुनियादी कॉन्सेप्ट है बेलाफाइडी और बोनाफाइडी का। अगर इस तरह की लेजिस्लेशन जो बेलाफाइडी के ऊपर बेस करती है, जो बदयांती के ऊपर मबनी है, तो वो तो 1 मिनट के लिए भी सस्टेन नहीं कर सकती। तो मैं यही समझती हूँ कि अगर ये जो जैसे अब ये चैलेंज हो भी चुकी है और हो सकता है दीगर और कोई वकला तंजीमों की तरफ से या दीगर और अफराद की तरफ से भी इसको चैलेंज किया जाए,
तो ये तो बिल्कुल सस्टेनेबल लेजिस्लेशन नहीं है और ये 1 मिनट के अंदर इसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो टर्न डाउन कर देगी, ये मेरा मौका। लेकिन ये देखें, गवर्नमेंट ने जो लेजिस्लेशन किया होगा उसको भी पता है कि यही पता होगा, उसके भी लीगल ब्रेन ने बताया होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको स्क्रैप कर देगी, तो उसको काउंटर करने के लिए भी तो इन्होंने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट है, जो गवर्नमेंट की अगर आप बात करें तो उन्होंने काउंटर करने के लिए तो बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन आपके सामने वो जजमेंट आई है जो रिजर्व सीट्स के हवाले से है। तो ठीक है, एक जदोजहद जारी है, एक तरफ आईनी और कानूनी ढांचा खड़ा है पाकिस्तान का, वो कुव्वतें खड़ी हैं, और एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, वो किसी भी सिविलियन हुकूमत की शक्ल में हो, चाहे उनकी लॉ मिनिस्ट्री की शक्ल में हो, तो उस तरफ से वो एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं। तो ये कशमकश तो पाकिस्तान में जारी है, और मेरा ख्याल है कि अब ये एक फैसला कुन मोड़ की तरफ आ गई कि एक तरफ जमहूरी पाकिस्तान है और एक तरफ आमरीतों के नुमाइंदे हैं। तो फिर देखेंगे किसकी कामयाबी होती है। लेकिन एक चीज मैं बड़े आपको वसूख से कहती हूँ कि ये निजाम जो है इस वक्त बैठ गया आपके सामने है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, गवर्नमेंट की कितनी सुबकी हुई है, और आपने अभी रिसेंटली अपने हमसाया मुल्क में जो उनकी वजीर आजम थी उनका आपने हाल देख लिया है कि उनको कोई मुल्क भी पनाह देने को तैयार नहीं है। तो ये इस तरह ही होना है, जो कुछ करते फिर रहे हैं, इनको इस चीज के ऊपर नजर डालनी चाहिए कि अब वो वक्त बदल गया है, अब लोगों में शऊर आ गया है, अब लोग कनेक्टेड है, ग्लोबल विलेज से भी आगे की बात निकल गई है, ग्लोबल होम की बात करें। अब पूरी दुनिया जिस तरह इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड है, तो इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि जिस तरह मर्जी चाहेंगे और ये गुलामी का एक जमहूरियत के नाम पे ये गुलामी का निजाम और जबर का निजाम कायम करेंगे और इसमें कामयाब भी रहेंगे। तो ऐसा नहीं होना, अभी भी वक्त है कि ये तमाम जो कॉर्नर हैं वो अपने जो आईनी दायरा कार है उसके तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, वरना इनके मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मैं तो ये समझती हूँ। राइट, ये बता दीजिएगा, काजी फैज ईसा साहब ये कह सकते हैं कि भाई ये मेरी रिटायरमेंट डेट है और मैं एक्सटेंशन, अगर गवर्नमेंट ने अपना माइंड मेकअप भी कर लिया है तो मुझे नहीं चाहिए, मैं घर जा रहा हूँ, ये हो सकता है, पॉसिबल है? ये देखिए, बात ये है कि ये तो आपके जैसे जस्टिस फाइज ईसा साहब तो खत भी लिखते रहे हैं माजी में भी और हर जगह पे बात भी करते रहे हैं, तो अगर ये 2 जुमले बोल भी देंगे तो मेरा ख्याल है इसमें कोई उनकी इज्जत में इजाफा होगा और तो कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि मतलब दूसरा वो अपने अमल से भी साबित कर सकते हैं कि उनका झुकाव जो है वो इस तरफ नहीं है, ना ही वो ये इस किस्म की एक्सटेंशन चाहते हैं जो वाकई अमली तौर पर उनको मिलने की नहीं। राइट, बहुत शुक्रिया रबिया बाजवा साहबा आपका, थ्रोइंग द लाइट ऑन द 2 वेरी बर्निंग इश्यूज। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के शुरू में हमने बात की थी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब कैबिनेट शेर अली गोशानी, इनके पास माइंस एंड मिनरल का पोर्टफोलियो है। ये डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं शहबाज शरीफ के टेन्योर में 2013 से 18 तक, और कहते हैं कि वेरी क्लोज टू द शरीफ फैमिली। इनकी एक वीडियो वायरल है आजकल और इसमें ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से कि जनाब आपने जिसे कह रहे हैं कि ईजी हो जाएं, मैं आपको इंश्योर करूंगा ये कॉन्ट्रैक्ट आपके पास ही आएगा, ये प्रोजेक्ट आपके पास ही आएगा। बिडिंग प्रोसेस इज जस्ट अ मेयर फॉर्मेलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, उसको साइड पे रखें और आप तैयारी पकड़ें। ज़ाहिर है जो भी इन्होंने उनसे कट इंश्योर किया होगा। अब जिसने अब वीडियो ये बनाई और फिर वायरल कर दी, उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो हैं मरीम नवाज साहबा, उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया कि जी करप्शन पे तो ज़ीरो टॉलरेंस है, रेड लाइन है मेरी, तो मैं एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रही हूँ हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर मुस्तफा शुजाउर रहमान, जो कि दैट विल लुक इनटू द मैटर, और फिर जो भी इसकी रिपोर्ट होगी इन द लाइट ऑफ दैट मैं इसमें एक्शन लूँगी। लेकिन व्हाट इज़ द मोर इनसाइड स्टोरी, हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट को कवर करते हैं और बड़ी इनसाइड स्टोरीज निकालते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं अब्बास हैदर नकवी साहब। अब्बास साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब। अब्बास साहब, ये बताइएगा ये क्या सीन है ये इसका, ये वायरल वीडियो का, उसके बाद गवर्नमेंट स्टेटमेंट तो इश्यू कर दिया, लेकिन इन एक्चुअल क्या हो क्या रहा है? बिल्कुल साहब, मामला कुछ इस तरीके से है, जब ये वीडियो मेरे पास भी आई तो मैंने शेर अली गोशानी साहब जो सूबाई वज़ीर मादनियात हैं, और आपको ये अंदाजा है कि मादनियात जो है वो एक बड़ी वजारत जो है वो तस्वुर की जाती है, क्योंकि मादनियात से रिलेटेड है और इसमें बड़े बड़े मामला जो है वो चलते रहते हैं। तो जब ये वीडियो मेरे पास भी आई तो मैंने उनसे राब्ता किया और बारहा उनको मैंने उनके 3 नंबर थे मोबाइल के, जिसके ऊपर बार बार मैंने उनसे मौक़िफ़ इस हवाले से मांगा। तो वो तमाम चीजें देख तो रहे थे मुकम्मल तौर पे, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे। और तकरीबन 2 दिन जो है मैं उनसे इस हवाले से पूछता रहा कि सर अगर आपकी ये वीडियो
नहीं है, फेक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मीडिया की लाइफ में बहुत सारी चीजें फेक भी चल रही होती हैं। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उनके तर्जुमान ने भी इस हवाले से कोई भी बात करने से इनकार किया और उन्होंने भी मुकम्मल तौर पे वादे तौर पे कोई रिप्लाई नहीं किया इस तमाम मामले के हवाले से। जिसके बाद जो है लेकिन अहम बात इसके अंदर ये है कि शेर अली गुरजानी प्लॉट्स की ऑक्शन की बात कर रहे थे इस तमाम मामले के अंदर। सही। और सवाल ये पैदा होता है कि वो आपको पता है कि हल्के की सियासत के अंदर जब लोग मुख्तलिफ किस्म के लोगों में बैठे होते हैं, अपने हल्के के लोगों में बैठे होते हैं, तो वक्त बहुत सारी बातें हो रही होती हैं और उस वक्त जो भी शख्स के शरीक था वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल के ऊपर और लाउडर ऑन करके उस बंदे से बात की और उसको तमाम सूरत हाल से आगाह किया कि आप आएंगे तो ये जितने भी प्लॉट्स हैं ये आपके लिए ऑक्शन किए जाएंगे मुकम्मल तौर पर और आपको ही मिलेंगे। तो इससे वादे तौर पर ये नजर आ रहा था कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे शेर अली गुरजानी कि जो भी मामला इसके पीछे था प्लॉट्स की ऑक्शन का, कि जिस शख्स से उनकी बात हो रही है उसी को उन्होंने प्लॉट देने हैं। उसके बाद जब ये बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है तो ये इस तमाम मामले के अंदर वज़ीर आला पंजाब के पास ये वीडियो पहुंची, उन्होंने इस तमाम मामले का नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि इस हवाले से मैं कमेटी बनाती हूँ, सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान उसके हेड होंगे। लेकिन अहम बात यह है कि सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान जो है तमाम मामले से मुकम्मल तौर पर लाइल्म है अभी तक। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो तो इस कमेटी को हेड कर रहे थे 5 मेंबर और उन्होंने तो मतलब इवेंचुअली इन्वेस्टिगेट करना है। तो अगर वो कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है इसका कि इस तरह की कोई कमेटी भी एग्जिस्ट करती है, तो ये क्या हुआ, क्या है, क्या मतलब यूजिंग हिज गुड ऑफिस जो गोरचानी साहब ने क्या शहबाज शरीफ साहब को फोन कर दिया कि जी मेरी स्किन जड़ी है सेव करो, या मतलब ही इज वेरी क्लोज टू द शरीफ्स, तो मैटर को इन्होंने हशअप ही करना है एट द एंड ऑफ द डे। तो मीडिया कंजम्पशन के लिए सिर्फ बता दिया गया लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हो रहा। सर जैसा कि आपको पता है कि शेर अली गुरजानी जो है इससे कबल डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं और नून लीग की जो आला क़यादत है उसके काफी ज्यादा करीब भी पाए जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि कमेटियां बना दी जाती हैं, कमेटियां खेलते रहते हैं और कुछ दिन बाद लोग उस मामले को भूल जाते हैं। देखिए नून लीग तो वैसे भी अगर मुश्तबा साहब को इस तमाम सूरत हाल का नहीं पता और मुश्तबा साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि मुझे अभी तक इस कमेटी के हवाले से कुछ बताया नहीं गया, तो सूरत हाल तो यही लग रही है कि ये कमेटी जो है वक्ती तौर पे चलेगी और उसके बाद कुछ अर्सा, आपको पता है पाकिस्तान में लोग जो है कुछ अर्सा चीज को याद रखते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, बात पुरानी हो जाती है। तो ये भी माइट भी पॉसिबल कि ये कमेटी जो है वक्त गुजारने के लिए टाइम गेम टैक्टिक्स इस्तेमाल किया गया हो कि कुछ दिन जो है इस कमेटी को किया जाए और उसके बाद जो है बता दें शेर अली गुरजानी पेश हुए थे और वो ये नहीं कहना चाहते थे, वो ये कहना चाहते थे, इस तरीके से ये हो गया वो हो गया और कमेटी का कोई फैसला आ जाए। तो मेन बात ये है कि अभी तक जिस कमेटी को वजीर आला ने ऐलान किया है उसको अगर उस कमेटी के मुश्तबा शुजाउर रहमान ही को नहीं पता और उनके इल्म में नहीं है तो फिर इससे आप अंदाजा कर लें कि इस कमेटी की मुस्तकबिल पे वैल्यू इस वक्त क्या है और मुस्तकबिल के अंदर की वैल्यू क्या है और गवर्नमेंट कितनी सीरियस है। देखिए मरियम नवाज साहबा ने ये स्लोगन तो जिसे कह लें वो खुद भी और उनकी बाकी जो है मीडिया टीम भी कि जी करप्शन मेरी रेड लाइन है, करप्शन पे जीरो टॉलरेंस है। देखें ऑलरेडी इन पे चोर डाकू का टैग लगा हुआ है, पिछले 8-10 साल से इमरान खान ने हैमर आउट किए रखा है जिसे कह लें फुल्ली कि ये जनाब चोर डाकू हैं, करप्शन तो है इनकी, ये बड़े आराम से करप्शन करते हैं। तो अभी ये इस चीज से ये निकलना चाह रहे थे और इस तरह के स्लोगन्स भी इन्होंने उसके बाद दे कम अप विद लाइक के रेड लाइन है मेरी करप्शन। तो अगर आपका अपना मिनिस्टर द वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी फेलोज ऑफ योर्स इस तरह के काम में सीधा सीधा कॉट ऑन कैमरा, तो उसके बाद आप आराम से इसको हशअप करेंगे, तो आप किस तरह से ये साबित कर पाएंगे कि भाई आप करप्शन आपकी रेड लाइन नहीं है, करप्शन आपकी लाइन ही है कि मतलब कोई कर रहा है, आपका अपना मेंबर कर रहा है, अगर वो पकड़ा भी गया तो उसको भी दबाओ यार। सर आपकी बात बहुत बिल्कुल वैलिड है, बहुत अहम है। इनको जो इनका 5 माह पहले हुकूमत में आने के बाद जो स्लोगन था उसमें इन्होंने वादा कहा था कि हम आवाम की खिदमत के लिए आए हैं और अगर कोई भी शख्स करप्शन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त नोटिस लिया जाएगा। तो अब इस वक्त सारी जो बॉल है ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के गोल में है कि वो इस तमाम मामले को किस तरीके से ट्रीट करती हैं और हो सकता है उनको ये सख्त फैसला भी लेना पड़े कि शेर अली गुरजानी जो है उनसे वजारत भी वापस लेनी पड़े अगर वो अपने मामले को क्लियर नहीं करते और अपनी सफाई में कोई बात नहीं कह पाते, क्योंकि इसके बाद तो फिर अगर शेर अली गुरजानी एज अ मिनिस्टर, क्योंकि आगे आपको पता है कि तमाम फैसले सूबाई काबीना के थ्रू होते हैं और शेर अली गुरजानी अगर एज अ मिनिस्टर सूबाई काबीना में बैठते हैं और वहां पर फैसले होते हैं तो जो अवाम है वो और ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे इस तमाम मामला और सूरत हाल से। बिल्कुल नकवी साहब,
जी जी, और नकवी साहब इसमें ये भी आप इस पे भी थोड़ी रोशनी डालते जाइएगा। SIFC जिसमें एस्टेब्लिशमेंट का मतलब पूरी तरह से इन है, पाकिस्तान में सरमायाकारी कौंसिल को वो देख रहे हैं। माइंस एंड मिनरल का बहुत उसमें इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है, मेन रोल कह लें, तो क्या वो इस चीज को नहीं देखेंगे भाई इसके ऊपर आपने ऑलरेडी कौन सा बंदा बैठाया हुआ है। और जिस तरीके से गोरचानी साहब उस फोन कॉल पे सर 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 कर रहे हैं, तो ये भी इज क्वाइट ए फिशी थिंग कि वो कितना इन्फ्लुएंशियल पर्सन होगा, क्योंकि गोरचानी हिमसेल्फ इज इन एन इन्फ्लुएंशियल गाय, तो वो आगे जिसको इतना सर कर रहे हैं, तो इसमें भी दाल में काफी कुछ काला नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप ये भी देखिए कि रेकोडिक का जो मामला है उसके अंदर पाकिस्तान ने कितनी बड़ी कीमत अदा की थी। रेकोडिक भी मादनियात से ही रिलेटेड था, जिसके ऊपर जो इंटरनेशनल लेवल पे हमें जाना पड़ा था और बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो उसके बाद ये इतने नॉन सीरियस शख्स को इस तरह की वजारत दे देना भी एक अजीब बात है। नहीं वो बिल्कुल नकी सर, थोड़ा मैं आपको बताता चलूं, नॉन सीरियस अपनी जगह पे, यहाँ पे सीरियस नॉन सीरियस नहीं देखा जाता, देखा ये जाता है कौन हमसे लॉयल है, कौन जिसे हम कहें कि उठ जाओ बैठ जाओ, इस लेवल का बंदा अगर लॉयल होगा तो मिनिस्ट्रीज तो उससे ही मिलती हैं। यहाँ मेरिट पे थोड़ी होती है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये स्लोगन है, ये प्राइम मिनिस्टर भी कहेगा, ये चीफ मिनिस्टर भी कहेगा, ये सभी कहते हैं, लेकिन इन एक्चुअल ये बंदा वो लगाएंगे जो कि इनका ट्रस्टवर्दी हो। मैं सरमायाकारी कौंसिल के हवाले से सिर्फ ये बात करना चाह रहा था कि उसमें हम जो एफर्ट की थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो माइंस एंड मिनरल्स वाज एन इम्पोर्टेंट सेगमेंट एंड स्टिल इट इज, तो उनको भी इस चीज को लेके उनके कंसर्न होंगे, यार ये अगर बंदा सरेआम ये कहता फिर रहा है भाई कि हम सारा ड्यू प्रोसेस को उठा के बाहर फेंकेंगे, सर आपको हम ये प्रोजेक्ट कह लें, हम आपको ये प्लॉट्स कह लें, सीरीज ऑफ प्लॉट्स आपको ही मिलेंगे, आपने परेशान नहीं होना, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है सारे सीन का। सर इसमें बिल्कुल आपकी बात वजह है, बिल्कुल ठीक है। उसमें एक और अहम बात भी है, देखिए इस पाकिस्तान को इंटरनेशनल दुनिया से बड़े तादाद में एक्सपोर्ट करनी है चीजों को, उसके अलावा दुनिया को अपनी तरफ बुलाना है। तो अगर हम दुनिया को इस तरह का चेहरा दिखाएंगे और इस तरह के लोग दिखाएंगे, तो इसके बाद वो मजीद डिसअपॉइंट हो जाएंगे और इस तरह के मामला के अंदर फिर इंटरनेशनल लेवल पे मुल्क की जगह सही होती है। इस तरह की चीजों को करने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये जो बंदा है इसको हटाने में ही मुल्क की बेहतरी है। ये चीज क्यादत को, मुस्लिम लीग की क्यादत को ये करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा बड़े सीरियसली, क्योंकि इसके बाद जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे और इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी डील्स होती हैं जिनके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, वो भी डिसअपॉइंट होकर फिर दूर हो जाती हैं कि इस मुल्क के अंदर क्रेडिबिलिटी नहीं है लोगों की, और जिस तरह के मिनिस्टर अगर सामने आएंगे इस तरह के, तो उससे मामला मजीद पेचीदा खराब होते हैं। और लोग ये कहते हैं कि ये जब अपनी लैंड के साथ और अपने लोगों के साथ सिंसियर नहीं है, तो फिर ये हमारे साथ किस तरह सिंसियर होकर डील करेंगे, हम मामला को लेके चलेंगे। क्योंकि जितने भी माइनर मिनरल्स के मामला होते हैं, ये हजारों या लाखों के नहीं मामला होते, ये करोड़ों अरबों रुपए की डील्स होती हैं बड़े बड़े लेवल के ऊपर। और जितने कॉन्फिडेंटली तरीके से जो शेर अली गोरचानी इस तमाम मामले पे बात कर रहे थे, हंस हंस के मुस्कुरा के कॉन्फिडेंटली, जैसा कि आपने भी कहा, तो इस तरीके से चीजें मजीद डिस्टर्ब होती है और खराब होती हैं। और अगर वो इस चीज को लिंगर ऑन करती है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और शेर अली गोरचानी अपनी सीट के ऊपर रहते हैं, तो इसके बाद मजीद क्रेडिबिलिटी जो है वो उनकी डैमेज होगी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की भी। बिल्कुल, और नकी साहब ये टिप ऑफ आइसबर्ग नहीं है कि एक मिनिस्टर सरेआम ये कर रहा है, तो जिसे कह लें क्लोज डोर क्या गेमें चल रही होंगी, बाकी जो नॉन कई और मेंबर्स हैं जो कि ऑलरेडी जिनकी रेपुटेशन टेंटेड है, तो जो कि माल बनाने के लिए कई मशहूर हैं इस हवाले से, तो क्लोज डोर में क्या क्या लंबी लंबी चौड़ी डीलें कर रहे होंगे, लंबे लंबे कट ले रहे होंगे हर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इसके ऊपर जिसे कह लें कि मीडिया एज ए वॉच डॉग, मीडिया का भी इसमें रोल होगा कि जाके वो जो क्लोज डोर के अंदर डील्स हो रही हैं उसको भी जरा चेक करें। बिलियंस के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, उसमें चेक करें कितना किसका कट है। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। इसके हवाले से देखिए, मेन किरदार जो होता है वो कौमी इदारों का होता है, जैसे नैब का, एंटी करप्शन का है। अगर ये कहा जाए कि नैब और एंटी करप्शन इदारे जो हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, जिसकी वजह से आज मुल्क की ये सूरत हाल है, तो ये भी गलत नहीं होगा। क्योंकि जब एहतसाब इदारों का एहतसाब नहीं होता, तो उसके अंदर जो लोग हैं वो मजबूत से मजबूतर होते जाते हैं और फिर वो अपने मुताबिक चीजों को लेकर चलते हैं
और आज आप देख लें कि जितने भी कौमी तसाब के जितने भी इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पे खामोश बन गए हैं, किसी को भी सजा देने में कामयाब ही नहीं हो सके आज तक वो, जिसकी वजह से जो बंदा इस तरह के मामला कर रहा होता है, करप्शन कर रहा होता है, डील कर रहा होता है, तो वो उसका मजीद वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं है या मुझे सजा कोई भी नहीं देगा। तो ये मामला भी इसी से रिलेट करता है कि अब देखना यह है कि ये सारी नजर जो है मुस्लिम लीग की क़यादत के ऊपर है कि वो अपने आप को किस तरीके से इस तमाम मामला पे क्लियर करते हैं, क्योंकि शेर अली गुरजानी का ये मामला बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हाईलाइट हुआ है और इस तमाम मामले को बड़े सीरियसली मुस्लिम लीग उनकी क़यादत जो है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज को लेना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग और सख्त किस्म का फैसला करना पड़ेगा, बल्कि उनसे मुकम्मल तौर पर तहकीकात भी होनी चाहिए इस तमाम मामला के हवाले से कि ये कौन शख्स था, किन प्लॉट्स की आप ऑक्शन के डील कर रहे थे और उस डील के समरात आपको क्या मिलने थे, और ये बड़ी अहम बात है। जी जी, जैसा आपने बताया कि अभी जो हमारे एंटी करप्शन के इदारे हैं जिन्होंने करप्शन को रोकना है, करप्शन जो कमिट कर रहा है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है, चाहे वो एंटी करप्शन हो चाहे वो नैब हो, लेकिन ये तो टोटली पॉलिटिकल इदारे बन गए हैं। इनका काम सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना है। आज एक पार्टी को फिक्स करने का टारगेट मिलता है तो कल इनको दूसरी पार्टी को फिक्स करने का मिलता है। इनको करप्शन फिक्स करने का तो टारगेट कभी मिला ही नहीं है। मुझे ये बताएं ना इस हवाले से। सर देखिए, इसका नुकसान भी फिर आप देखिए मुल्क को क्या आ रहा है कि हमारी मईशत जो है किस लेवल पे आ चुकी है, कितनी तेजी से गिर चुकी है। क्रेडिबिलिटी हमारी देखें कितनी बुरे तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। हमारे जो हमसाया ममालिक है, इंडिया देखें, उसकी ट्रेड देखें, उसके बिजनेस देखें, वो कहां से कहां जा चुका है। इसी वजह से इंटरनेशनल दुनिया का ये तासुर है, वो हमेशा क्रेडिबिलिटी देख के मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमें इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना जो फेस करना पड़ रहा है कि लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह ये हम अपनी क्रेडिबिलिटी, हमारे इदारे खो चुके हैं, हमारे लोग खो चुके हैं, जिसकी वजह से दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हमारे हमसाया मुबालिक में जाकर तो इन्वेस्टमेंट करती हैं, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए घबराती हैं, डरती हैं और परेशान हो जाती हैं कि इसकी वजह से हो सकता है कि कल को हालात मजीद को खराब ना हो जाए। और जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क के बने हुए हैं वो आपके सामने है कि उसके अंदर अजीब परेशानी का माहौल है, जिसकी वजह यही है कि हमारे जितने भी लोग हैं, सियासतदान हैं, हमारे कौमी इदारे हैं, हमारा सिस्टम है मुकम्मल तौर पे उसने चीजों को इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है कि हमारी आवाम के साथ साथ जो बाहर के ममालिक के लोग हैं वो भी अब चीजों पर ट्रस्ट करना छोड़ गए, जिसकी वजह से अब हम $1 अरब, $3 अरब के लिए हम परेशान घूम रहे होते हैं, लेकिन दुनिया हम पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं आता कि वो हमसाया ममालिक जो हमारे साथ बड़े दिल से चला करते थे वो भी उस तरीके से हमारे साथ नहीं चलते, बल्कि जब उनसे मुलाकात करने के लिए हमारी क़यादतें जाती हैं, सियासी क़यादतें जाती हैं, तो उसके अंदर भी वो उनसे गारंटी मांगते हैं कि हमें ये गारंटी दें कि आप इस तरीके से इन तमाम मामला को फुलफिल करेंगे तो हम आपके साथ चलेंगे। तो ये मामला तो क्रिटिकल हद तक खराब हो चुके हैं और ये उसी सूरत में ठीक हो सकते हैं जब इन लॉ एंड ऑर्डर और तमाम जितनी भी क्रेडिबिलिटी है उसको दोबारा रीबिल्ड किया जाए, बेहतर अंदाज में उसको किया जाए, चलाया जाए और इत्मीनान पैदा किया जाए इंटरनेशनल दुनिया के अंदर, फिर ये तमाम मसाइल जो हमारे हल हो सकते हैं। वरना जिस तरीके से गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और जो हालात इस वक्त मुल्क के हो चुके हैं वो आपके सामने है, जिसकी वजह से लोग जो है वो खतरा गुर्बत से तेजी से नीचे जा रहे हैं और उनको शदीद मुश्किलात का वक्त के साथ साथ सामना भी करना पड़ रहा है। राइट, बस अब एक लास्ट कमेंट कर दीजिएगा। शेर अली गोरचानी का जो स्कैम कह लें, स्कैंडल कह लें, वायरल वीडियो के बाद जो सारा मामला हुआ है, ब्रॉडकास्ट मीडिया में इसको उस तरह से डिस्प्ले नहीं मिला, उस तरह से इसको कवरेज नहीं मिली या दी गई, या वही देखते हैं जिस तरह से हमारा मीडिया इस टाइम कंट्रोल्ड है, तो जो भी चीज़ नून गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रही है या जाएगी उसके ऊपर मीडिया खामोश रहेगा या उसको लो प्रोफाइल में ले जाएगा। एक और मसला भी पैदा हो गया। असल में मसला एक जो आया है, जो एक बिल पास हुआ था, जो पिछले दिनों बिल पास किया गया था जिसके अंदर जो है हद की इज्जत बिल जिसको कहा जाता है, जी बिल्कुल, उसके बाद से थोड़ी सी चीजें चेंज इसलिए हो गई है कि अब कोई भी खबर आती है तो उसका एक दफा मौकफ लेना या अगले बंदे से पूछना बड़ा जरूरी हो गया, क्योंकि कल को बहुत सारे लोग जो है वो ये कह देते कि हमारी ये खबर नहीं थी या इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था या ये फेक बनाई गई थी। जी ट्रू, लेकिन देखिए इसमें चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा ने स्टेटमेंट इश्यू की है कि ये इसके ऊपर इनको शो कास्ट करें और ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें, इन्वेस्टिगेट करें, अगर करप्शन में पाए जाते हैं तो एक्शन लें। तो उसके बाद तो ये इस देखें वीडियो ठीक थी तभी स्टेटमेंट आई है, वरना पहला स्टेटमेंट यही आता कि अभी हम देख रहे हैं कि ये वीडियो जेन्युइन है कि फेक है।
जी जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है इस हवाले से, क्योंकि ये वीडियो, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि 2 दिन ये वीडियो मेरे पास भी मौजूद रही और मैं बार बार उनका मौकफ लेता रहा, लेकिन उनकी खामोशी मुस्तकिल तौर पे इख्तियार किए रखी। खामोशी वही रजामंदी थी ना जी, हाँ जी, कि यही है, गलती हो गई, रजामंदी थी मुकम्मल तौर पे। तो देखना तो ये है कि अब उनकी खामोश रजामंदी जो है और उसके बाद वजीर आला का इस तरीके से इसमें नोटिस लेना, ये हकीकत हो गया कि ये उनकी वीडियो है और उन्हीं की गुफ्तगू इसके अंदर सारी, ये रियलिटी बेस्ड है मुकम्मल तौर पे। अब एक कदम आगे चला गया मामला। देखना यह है कि वजीर आला ने जो कमेटी बनाई है, क्या वो कमेटी खेलते रहेंगे या वो इस मामले को सीरियसली हल करेंगे, ताकि कल को कोई और वजीर या कोई और ब्यूरोक्रेट या कोई भी शख्स जो है वो इस तरह के मामला ना कर सके। क्योंकि पहले आपको पता है कि मुल्क कितनी ज्यादा मुश्किलात का शिकार है और क्या क्या हालात हो चुके हैं। अगर यही चलता रहा, पाकिस्तान गुड कॉप और बैड कॉप चलता रहा यहाँ पर, तो इसके बाद तो फिर कोई पुरसाने वाला हमारा भी नहीं होगा, जो हालात इस वक्त मुल्क के हो चुके हैं। राइट। बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास नकवी साहब हमें टाइम देने का। जी नाजरीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वेलकम बैक। इमरान खान ने प्रेडिक्ट किया है कि ये गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह चलेगी, उसके बाद या तो नए इलेक्शन है या अदर वे अराउंड कुछ होने जा रहा है। हम बात करते हैं, हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, नाज़िम मलिक साहब हैं। नाज़िम साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी शुक्रिया। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के पास कोई जिसे कह लें कोई इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने उस बेस के ऊपर कहा है कि ये 2 माह से ज़्यादा ये गवर्नमेंट सरवाइव नहीं कर सकती, घर चली जाएगी, या कि वो अपना पॉलिटिकल एनालिसिस दे रहे हैं जिस तरह हम बैठ के यहाँ पे अपना एनालिसिस देते रहते हैं? देखें जुल्फिकार साहब, बात इमरान खान के मुंह में आई है तो वो कितनी मकबूल हो गई है। मैं आपको याद कराऊं कि जो हमारे मौजूदा वजीर दिफा हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, हाँ जी, उन्होंने दिफा के अलावा वो इमरान खान की मिनिस्ट्री उनको मिलनी चाहिए, मतलब मिनिस्ट्री फॉर गिविंग स्टेटमेंट ऑन इमरान खान, ये मैक्सिमम है उनका रोल। डिफेंस से उनका कोई लेना देना नहीं है अभी तक, तो हमने यही उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया था कि हमारी अक्टूबर तक शायद पैकअप हो जाए। वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। और वो पिटीशन फाइल होंगी, उनका ख्याल है कि पीटीआई उस वक्त पिटीशन फाइल करेगी कि हमारा इलेक्शन चोरी किया गया है। अगर 20 सीटों के ऊपर भी डिसीजन रिवर्स हो जाता है तो 40 का इम्पैक्ट आता है, तो बाय दैट टाइम इनकी गवर्नमेंट घर चली जाती है। हाँ जी, वो आपको पता है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है अभी तक वो काम नहीं शुरू कर सके, सिर्फ उसी वजह से ख्वाजा आसिफ का इशारा, मेरा जो जाती ख्याल है उसी तरफ था कि जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल जब काम शुरू करेंगे तो हम तो एक एक करके सारे गिरते जाएंगे। वो उसी वक्त काम शुरू करेंगे ना जब ऊपर काजी फैज ईसा साहब नहीं होंगे, मतलब उनका यही था ना कि वो चले गए तो हम बेमदद बेआसरा हो जाएंगे, हमारे सर के ऊपर आज भी चादर। मिनिस्टर गौहर ने डिमांड की है कि 88 दिन पहले काजी फैज ईसा का नोटिफिकेशन हो गया था एज ए चीफ जस्टिस, लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि आज भी 88 दिन है, लिहाजा जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है वो नोटिफिकेशन किया जाए चीफ जस्टिस के लिए, ताकि ये जो एक्सटेंशन की बात शुरू हो रही है ये खत्म हो सके। मैं बात कर रहा था, आपने जो मेरे से सवाल पूछा था कि इमरान खान ने प्रेडिक्ट किया क्या है, ये ख्वाजा आसिफ पहले बता चुके हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इनके पास अब कोई रास्ता इनको नजर आ नहीं रहा गवर्नमेंट को, ये किस तरफ जाए। अब देखें आईपीपीस के मामले पर इनको लेने के देने पड़े हुए हैं। ये जो पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन ग्रुप हैं, ये कारोबारी लोग हैं, ये उनके खिलाफ किस तरह एक्शन ले सकते हैं। ये जो जमात इस्लामी का धरना है ये भी उनको लॉलीपॉप देकर भेज दिया जी हम आईपीपीस के खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड इसमें कोई रियलिटी नहीं है, कोई उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये उनको उठा के भेज दिया। दूसरी तरफ मैं आपसे ये कहूँगा कि पीटीआई की जितनी जद्दोजहद है, देखें सबको दीवार से लगा दिया गया, जेलों में डाल दिया गया, और जो भी अदालतों से जिस तरह उनके साथ हुआ ये भी अपनी मिसाल आप है। लेकिन इस सब के बावजूद जिसका नाम इमरान खान है वो इस वक्त इस बड़े सगीर में उतनी पॉपुलैरिटी किसी सियासतदान को नहीं मिल सकी जितनी पॉपुलैरिटी इमरान खान को मिली है। मैं पॉपुलैरिटी से आगे भी तो चलना है ना जी उसको, उस पॉपुलैरिटी को कैश करवा के कल को गवर्नमेंट में भी तो आना है ना। अगर आप वो पॉपुलैरिटी रहती है और आप जेल में रहते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं,
ये मुस्लिम लीग नून जो है ये एकदम इमरान खान के खिलाफ हर वजीर, हर मशीर, हर रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जब का उन्होंने कहा जी हम फौज के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात करेंगे। इमरान खान साहब इसलिए कहते हैं कि ये जो लोग बैठे हुए हैं हुकूमत में, इनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। जी मैं थोड़ा सा नाज़िम साहब आपको बताता चलूं कि इमरान खान ने जब कंडीशनल अपॉलॉजी की बात की कि अगर May 9 में मेरे कारकुन इन्वॉल्व हैं, आप वीडियोस दिखाएं, उसके बाद मैं अपोलोजाइज कर लूँगा, माफ़ी मांग लूँगा। उसके बाद से पूरी नून लीग, उसके जिसे कह लें कि नून लीग के मेंबर्स फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट से लेके फेडरल गवर्नमेंट तक यक जुबान उन्होंने कहा नहीं जी इमरान खान को माफ़ी नहीं देनी, इनको सिर्फ सज़ा देनी है। बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि वो उनको डर है अगर इमरान खान की किसी ना किसी स्टेज पे फ़ौज के साथ ताल्लुक बेहतर हो गया तो हमारा बोरिया बिस्तर गोल, हमें गवर्नमेंट से तो हम जाएंगे, हमें मुल्क से भी बाहर जाना पड़ेगा, डरे बैठे हैं, ये आपके सामने ही है। जी बिल्कुल, यही बात इमरान खान ने भी कही है कि ये लोग पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। उनकी यही ख्वाहिश है कि इनकी आपस में लड़ाई ऑलरेडी लड़ी हुई है। वो कौन सी, अब 2 साल से पीटीआई और फौज की लड़ाई चल ही रही है ना। इसमें तो बेसिकली पीटीआई ने भी बहुत ब्लंडर्स किए हैं जिसकी वजह से उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई। इतने ब्लंडर्स ना करते तो हो सकता है May 9 भी ना होता। जुल्कर साहब मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, कल का एक वाकया हुआ। कल जुएल लतीफ जो उनके मर्ती रहनुमा है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के हेड ऑफिस मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो मियां नवाज शरीफ के नुमाइंदे समझे जाते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बातें की जो दूसरे मुस्लिम लीग के रहनुमा कर रहे हैं। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा जी आपकी बड़ी ख्वाहिश थी, आपके वज़ीर आज़म भी ये बयान दे रहे थे कि जी मुज़ाकरात पर आए ताकि मुल्क से सियासत में इस्तेकाम खत्म हो और मुआशियत आगे चल सके। मैंने कहा जी आपकी पार्टी के अंदर 2 बयानियां हैं, आप जिस जगह पे बैठ के बात कर रहे हैं इसका मतलब है आप नवाज शरीफ को की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि आके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल उन्होंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को जो माफी देगा वो नाकाबिले माफी होगा। जी देखे मैं आपको बताऊं, पहले इमरान खान को लेके पीएमएल नून के अंदर कोई 2 बयानियां नहीं है। पूरी नून लीग डरी, बुरी तरह से डरी हुई है इमरान खान से, और अब की नहीं डरी, 2 साल से ही डरी है। अगर ना डरी होती तो असेंबलियां डिसॉल्व करके ये इलेक्शन करवाते जब इमरान खान को इन्होंने घर भेजा था। एक चीज मैं और ऐड कर दूं, दूसरा ये है कि ये अभी जो बयानिया इनको ये जो शहबाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में ये बात करते हैं कि आए और मिल बैठ के बात करें, वो सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए बात है। अंदर से वो बिल्कुल नहीं चाहते इमरान से शेक हैंड करने की। उन्हें पता है कि अगर शेक हैंड किया इमरान बाहर आ जाता है या कोई भी ऐसी सूरत हाल जिसमें कोई रिकंसिलिएशन चलती है तो मैंने जैसे पहले बताया कि उनका बोरिया बिस्तर गोल है, उनकी पॉलिटिक्स ऑलरेडी डेड है। मतलब वो बुरी तरह से जिसे कह लें कि मतलब रिसीविंग एंड पे आ जाएंगे यार। उनको सिर्फ सूट यही करता है कि पीटीआई और फौज की लड़ाई जारी है, जारी और सारी रहे, इसमें शिद्दत मजीद आए, कोई रिलीफ इमरान को ना मिले, और इसी वजह से वो गवर्नमेंट अपनी कंटिन्यू करते रहें और आगे चल के मजीद बेनिफिट रीप करें। दैट इज द होल सिचुएशन, जो कि ये मैं नहीं कह रहा, दिस इज द फैक्ट। आप किसी से भी बात कर लें, आप किसी नून लीग वाले से बात कर लें, ऑफ द रिकॉर्ड वो आपको यही बताएगा, क्योंकि उनका पॉलिटिकल कैपिटल डैमेज हो गया। उन्होंने यही कहा था ना कि हमने या रियासत बचानी थी या अपनी सियासत बचानी थी, हमने रियासत बचाई और अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो कुर्बान कर दिया ऑल टुगेदर। जी जुल्करनैन साहब, मैं यहाँ पर आपको एक अपना ज़ाती तजर्बा शेयर करूँगा। ये जो मैंने आपसे बात की है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 बयानियां हैं मुज़ाकरात पर, एक मुखालफ है एक हमायत में है। एक दिन यही मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह जो हैं वज़ीर आज़म के मशीर भी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनसे गुफ्तगू हो रही थी। वो कहते कि हम इमरान खान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं और इसके लिए हमने 2 दफ़ा अपना नुमाइंदा अडयाला जेल भेजा है और बड़ी अहम मोतबर शख्सियात थी जिनको हमने भेजा, लेकिन इमरान खान कतई इनकारी हैं
मुस्लिम लीग नून या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए इमरान ने वापस यही बयान जवाब भेजा था कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, मैंने आपके खिलाफ जी जी बिल्कुल नाज़िर साहब, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं आपको यहाँ पे, बिल्कुल इन्होंने भेजा है, लेकिन इमरान खान का जो डिमांड है वो यही है कि मेरा जो आपने मैंडेट स्टील किया है वो मुझे वापस करें। तो भाई नून लीग कहती है कि आप इमरान से अगर बैठना है तो इमरान खान ये कहे कि भाई मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप 5 साल गवर्नमेंट करें, उसके बाद इलेक्शन करवाएं, फिर देखें क्या बनता है। तो ये तो बात ही ख़त्म हो जाती है दोनों की तरफ से ही। इमरान खान अगर अपना स्टोलन मैंडेट इनको दे दें तो बात ही ख़त्म है, फिर तो कोई लड़ाई की वजह ही नहीं बनती। और अगर नून लीग ये कहे कि इमरान की हम बात मान लें तो फिर नून लीग इतनी बच्चा है, मतलब वो सारा खुद ही अपने आप को पैकअप करके घर चले जाएं। तो ये मतलब पॉसिबल नहीं है, इस शराइत के ऊपर टॉक्स नहीं हो सकते। जुल्करनान साहब, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि सितंबर में अदालतों की छुट्टियां खत्म हो रही हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपना काम करेंगे। वो 30 दिनों में और 60 दिनों में ये पाबंद है इनके फैसले सुनाने के, जो इलेक्शन के केसेस हैं। तो केसेस तो बड़े साफ हैं। फॉर्म 45 की बात है, फॉर्म 45 कोई भी पेश नहीं कर रहा, और जो फॉर्म 47 है वो उनके पास है, जबकि जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं उन्होंने ओरिजिनल फॉर्म 45 जमा कराए हुए हैं। ये बड़ा कट एंड क्लियर केसेस हैं, और जब नहीं देंगे तो जाहिर बात है कि वो डिसीट होते जाएंगे। इसमें असल मामला पड़ा हुआ है मियां नवाज शरीफ का और मरियम नवाज शरीफ का, जो इस टाइम वज़ीर आला है। ये 2 केसेस हैं, वो कहते हैं किसी तरीके से ये बच जाए। अगर ये उड़ गए तो हमारी तो बड़ी नकाती होगी और हमारी तो सियासत भी खत्म हो जाएगी। और मुस्लिम लीग नून का सदर और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ये उड़ गए तो किसी के पास कुछ नहीं रहेगा। जी जी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल आंसर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और इंटरेस्टिंग डेज आर कमिंग अहेड। 2 माह के बाद क्या सिचुएशन बनती है, पहले तो यही देखा जाएगा कि काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो एक्सटेंशन ले पाते हैं या रिटेन हो पाते हैं या रिप्लेस्ड बाय जस्टिस मंसूर अली शाह, और उसके बाद क्या सिनेरियो बनता है, टाइम विल टेल। नाज़रीन, नेक्स्ट वीक आपसे मिलते हैं और पॉलिटिकल टॉक को कंटिन्यू करेंगे ऑफ द गिवन वीक। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, अल्लाह हाफिज़।